गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे दोस्त। मैं करमेंद्र कुमार आज आप लोगों को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, जो भी समझ सकते हैं वो आप, जो कि इस प्रकार है। भारत का आंदोलन जो शुरू होता है 3 चरणों में शुरू होता है। भारतीय आंदोलन नंबर 1 पे लिया जाता है उदारवादी। उदारवादी मतलब ये समझिए कि 1885 मतलब जो कांग्रेस की स्थापना होती, कांग्रेस का स्थापना जो कि 1885 में अंग्रेजों के ही द्वारा हुआ था। इसे कहा जाता है कि डफरिन की मानसिक उपज थी ये कांग्रेस, और बाद में अंग्रेजों के लिए हानिकारक हो जाती है। अंग्रेज सोचे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करेगी, लेकिन अंत में उनका कहीं ना कहीं बुरा ही होता है। आप पहले पढ़िए सब कुछ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में वैसे देखा जाता है। नंबर 1 उग्रवादी, नंबर 2 उदारवादी, नंबर 3 गांधीवादी। उदारवादी जो है 1885 से 1905 में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बड़े बड़े नेता जो कि बहुत उदार थे, अंग्रेजों के प्रति उग्र नहीं रहते थे। ये जो भी कहते थे समझौता कर लो, किसी तरीके से हमारी बात मान लो। लेकिन उग्रवादी में जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये सब उग्रवादी थे। बिपिन चंद्रपाल हो गए और बंगाल के कुछ नेता हो गए। ये सब मतलब कहते थे यदि नहीं मानोगे तो हम अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे। इसलिए उनका जो 1905 से 1919 तक 1905 से 1919 तक ये उग्रवादी मतलब कि उग्रवादी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो गरम दल उनको कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं गांधीवादी कार्यकाल जो है 1919 से 1947। इसमें महात्मा गांधी द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया है उसी को गांधीवादी कार्यकाल कहा जाता है। आज हम आंदोलनों में सबसे नंबर 1 पे पढ़ते हैं 1905 से 8 तक चला स्वदेशी आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि अंग्रेज बंगाल का विभाजन कर रहे थे, बंगाल को 2 भागों में बांट रहे थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहे थे, या किसी तरीके से समझ लीजिए कि वो अपना जो भी देश के प्रति लोग चाहते थे तो उनको बांटना चाह रहे थे। और स्वदेशी आंदोलन का पर्पज ये था कि भारत की वस्तुओं का ही उपयोग आप लोग करो। तो इस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। फिर उसके बाद आता है नंबर 2 पे 1919 में गांधी जी के द्वारा और कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। 1919 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में इंपॉर्टेंट है। 1919 में खिलाफत आंदोलन जो कि तुर्की के सुल्तान को वहां से अंग्रेज हटा देते हैं। तो खलीफा का पद होता था, जो मुस्लिम नेताओं का सबसे बड़ा नेता कहा जाता था। खलीफा पद को तुर्की के सुल्तान को कहा जाता था, तो उसको हटा देते हैं। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन चला। भारत में भी चलता है क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि ये अच्छा मौका है, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जा सकता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि भाईचारा होना बहुत जरूरी है, इसलिए गांधी जी ये सोचे थे। फिर उसके बाद आता है 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये बहुत ही फैक्ट पॉइंट है जो कि भारतीय इतिहास में या राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि रूरल एक्ट 1919 के विरोध में वहाँ कुछ लोग एकत्र होते हैं। वहाँ के नेता को डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है उनके विरोध में। फिर उसके बाद जलियांवाले बाग में कुछ लोग एकत्र होते हैं 13 अप्रैल 1919 को। तो फिर वहाँ एक गवर्नर जनरल उस समय का था अमृतसर का, जनरल डायर बहुत बेकार व्यक्ति था। ये समझ लीजिए कि उसको क्या कहा जाए, अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते, बहुत ही कमीना था वो जनरल डायर।
जनरल डायर यहाँ आता है, काफी लोगों को, कम से कम ये समझ लीजिए 3,000 लोगों को, यहाँ 3,000 लोगों को मार डालता है। ये कुआं होता है जो कि लाशों से, मरे हुए लोगों के शव से पूरा भर जाता है। और इसको जनरल डायर को हमारे देश के एक क्रांतिकारी वीर ऊधम सिंह जाके उसके घर में साले को उसको दाग देते हैं। बहुत अच्छा काम किया था। जनरल डायर ऐसे ही व्यक्ति था, और उसको अंग्रेज कुछ नहीं सजा देते, उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। और जाने दीजिए, जलियांवाला बाग के बारे में हम कभी आपको विस्तार रूप से बताएंगे, या वीडियो यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण विद्रोह, जो चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में होता है, ये नील की खेती के विरुद्ध होता है। मतलब तिनकठिया प्रणाली ये होता है कि यदि आप 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती आपको करना जरूरी होता है, और नील की खेती करने के बाद वो 2 साल तक उस पर कोई फसल आप उगा नहीं सकते थे। वो मिट्टी को मतलब कि अनुपजाऊ कर देता था। इससे किसानों को बहुत हानि होती थी। इसलिए ये 3/20 इसको कहा जाता है, तिनकठिया प्रणाली को। तो इससे किसानों को बहुत हानि होती थी, और उनको अच्छा उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। अंग्रेज इसको जबरदस्ती करवाते थे। फिर आता है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। इसको 1918 में प्ले के बोनस के लिए भूख हड़ताल पे लोग बैठ जाते हैं। उसमें गांधी जी भी सबसे पहले जाके वहां भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो लोगों को वहां बोनस मिलता है फिलहाल। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर पे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारत के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता था, क्योंकि इस समय अंग्रेज एकदम बैकफुट पे चले गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस आंदोलन को कैसे दबाएं। इस आंदोलन में भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक जो चलता है, ये जान लीजिए कि भारत का जन आंदोलन, इसमें बहुत ही लोगों की भागीदारी, ये समझ लीजिए संपूर्ण भारत के लोग इसमें सोचते हैं कि अब हमारा देश आजाद हो जाएगा, इसलिए सब लोग होते हैं। लेकिन एक घटना घट जाती है 1922 में। 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो जाता है, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, तो उन्होंने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया। कहीं ना कहीं कुछ गलत भी किए उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहें, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उनको। तो उसके बाद इन्होंने वापस ले लिया, काफी लोग नाराज हो जाते हैं। फिर 7वें नंबर पे आप लोगों को हम सर्वज्ञा आंदोलन, ये 1930 से 31 में चलती है, जिसको दंडी यात्रा, मतलब नमक के ऊपर कानून बन जाता है, टैक्स हर हाल में बनता है। तो हमारे देश के ऊपर बताइए, ये लोग नमक के ऊपर भी, नमक से जितना मूल्य होता था उससे ज्यादा ये टैक्स लेते थे अंग्रेज। इतने क्रूर शासक थे, समझ लीजिए अंग्रेज यहाँ आके हम लोगों को लूटे हैं, और अच्छा कार्य थोड़ा किए हैं वो लोग। नमक के ऊपर कानून के विरोध में ये जो आंदोलन 1930 से 31 में चला, नमक मतलब गांधी जी गांधी आश्रम से जाके नमक बनाते समुद्र के तीरे, मतलब किनारे पे। 12 मार्च से दंडी यात्रा शुरू होती है, 6 मार्च तक चलता है, जिसमें नमक के विरुद्ध जो कानून रहता है उसको तोड़ते हैं गांधी जी, नमक बनाते हैं। और उसके बाद आगे 10 नंबर पे आप लोगों को हम बता रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये समझ लीजिए कि भारत के लिए बहुत अहम आंदोलनों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये 7 अगस्त ग्वालियर टैंक एक मैदान है, वहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम होते हैं। वहां ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस करेगी। इसे वर्धा प्रस्ताव
के तहत भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की जाती है। थोड़ा बड़े लेवल के पेपरों में पूछा जाता है। हम आप लोगों को ये समझ लीजिए कि बहुत फैक्ट चीज बता रहे हैं कि जो कि बहुत अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज के द्वारा जीरो जीरो आल जीरो आल ऑपरेशन जीरो आल चलाया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा 9 अगस्त 1942 में जीरो आल ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें ये समझ लीजिए गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम और बाकी कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे पूरे भारत में सबकी गिरफ्तारी है। ऑल ओवर जितने कांग्रेस के नेता होते हैं सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। जो कुछ नेता बच जाते हैं जैसे कि पीटी उषा हो गई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हो गए, और बाद में मदन मोहन मालवीय को छोड़ देते हैं अंग्रेज, तो वो भी आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये समझ लीजिए लोहिया जी और पीटी उषा जी ये गुप्त रूप से छिपे तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। लोहिया जी बहुत बड़े नेता होते थे इस समय। लोहिया जी को समझ लीजिए कि समाजवादी जो विचारधारा है उनके समर्थक थे लोहिया जी। इनके बारे में आप लोगों को भी बताएंगे। फिर उसके बाद आते हैं बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह 1928 में किसानों से 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाया गया, जहां पे उनको महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। और ये समझ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बहुत अच्छा है, बहुत महान व्यक्ति थे अपने देश के लिए। समझ लीजिए इन्होंने सब कुछ बलिदान दिया। इस समय जो वर्तमान में भारत है, अखंड भारत के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ तो देश का एकीकरण मतलब कि सारे राज्यों को आपस में जोड़कर एक समुच्चय देश बनाने का कार्य जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। फिर उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी 13 जून 1943 में आजाद हिंद फौज बनाते हैं। आजाद हिंद फौज बनाते हैं और 21 अक्टूबर 1943 को खुद सुभाष चंद्र बोस उस आजाद हिंद फौज का सरकार बनाते हैं। फिर 9 देशों की मान्यता मिल जाती है, जैसे जर्मनी, इटली, जापान, जो भी समझ लीजिए जो अंग्रेजों के विरुद्ध 9-10 देश थे, सबने मान्यता दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तुम अपनी सरकार बनाओ, अपनी सेना चलाओ। और फिर ये लोग आजाद हिंद फौज म्यांमार होते हुए, नागालैंड होते हुए, कोहिमा का युद्ध सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। अंडमान निकोबार का युद्ध जीत जाते हैं और अंग्रेज हार जाती है, अंग्रेजी सेना हार जाती है। आजाद हिंद फौज की ही देन थी जो नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह के कारण इसे नौसेना विद्रोह जब हो जाता है, ये समझ लीजिए कि अंग्रेज डर जाते हैं। अंग्रेज यहाँ से डर के भागे थे, उनकी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ये जब सेना विद्रोह कर रहे हैं, एक सेना विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, जो कि अंग्रेज किसी तरीके से बच गए थे। और एक जब विद्रोह और हो जाता, नौसेना विद्रोह तो कर ही दिए थे, फिर बाद में इसको भारतीय नेताओं द्वारा इसको रोका दिया गया। और इसमें अंग्रेज जो यहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन थे और लिंथो थे, ये लोग इतने डर गए कि वहां चर्चिस से कह दिए कि अब हम लोग यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाएंगे, यदि रुकेंगे तो हम लोगों यहाँ से जिंदा नहीं वापस जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायक, ये हमारे समझ लीजिए कि देश के नेताजी कहे जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है। और इनका कद बहुत ऊपर था उस समय। ये समझ लीजिए कि इनके लोग इतना चाहते थे कि ये गांधी जी के लोग, जैसे कांग्रेस अधिवेशन होता है तो ये 2 बार जीत जाते हैं, एक बार गांधी जी विरोध कर देते तब भी जीत जाते हैं। और आगे बाकी हम आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जैसे कि हम आप लोगों को जो पढ़ाते हैं, इस स्पेक्ट्रम एक बुक है आधुनिक भारत की, उसमें से पढ़ के पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम वैसे पढ़ा देते हैं। स्पेक्ट्रम हमारे पास बुक है, एक बहुत अच्छी बुक कही जाती है, ये देखिए, इसको हम पढ़ के आप लोगों को पढ़ाते हैं।
जो भी डाटा रहेगा वो अच्छा डाटा रहेगा, आपको